मैं संतोष कुमार एग्जाम बाबा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपवाह स्वरूप या जल प्रवाह या नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है अपवाह स्वरूप। अपवाह का अर्थ है जल प्रवाह, जल के बहने को ही अपवाह स्वरूप कहते हैं। तो नदी का जल ही प्रवाहित होता है, तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी या बेसिन कहते हैं। जिस क्षेत्र से नदी बहती है, प्रमुख नदी या उसकी सहायक नदी सहित, उसको नदी तंत्र कहेंगे। तो उस क्षेत्र से बहती है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। जब कोई ऊंचा क्षेत्र दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणी को एक दूसरे को अलग करती है तो ऐसे उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। मान लीजिए कि एक क्षेत्र है जहाँ से नदियाँ दोनों तरफ प्रवाहित होती है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र से नदियाँ बहती है उस क्षेत्र को हम पूरे एरिया को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। बड़ी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदी या नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभार कहा जाता है। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती है तथा सहायक नदी उसे समकोण पर मिलती है, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह स्वरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। चारों तरफ से नदियाँ किसी झील में आकर के मिलती है तो उसे हम अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हिमालय की नदियाँ में क्या विशेषता है। तो हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वहाँ पर बर्फ़ पिघलते रहता है, जिसके कारण सालों भर इस नदियों में पानी रहता है। ठीक है, इसमें ये नदियाँ महाखंडों से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित होता है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटी, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती है। मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो निक्षेपात्मक स्थलाकृति जैसे समतल घाटियाँ, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुफित वाहिका, डेल्टा, ये सभी बनाती है, जिसके बारे में हम विशेष रूप से किसी लेक्चर में जानेंगे कि नदी का क्या कार्य होता है। नदियों के कार्य के विशेष रूप से आगे पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आता है दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। इसमें सालों भर पानी नहीं रहता है, ये तीव्र गति से नहीं चलते हैं। ठीक है, ऐसे माना जाता है। अब हिमालय नदियाँ को भी तीन तंत्रों में बांट दिया गया, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो तीनों नदी तंत्र का विकास एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या ब्रह्मनद भी कहा जाता है से हुआ है। पहले ऐसे माना जाता है कि पंजाब से लेकर के और असम तक एक ही नदी था, लेकिन बाद में प्लेस्टोसीन काल में ये पठार का उत्पन्न हुआ जो छिन्न भिन्न हुए और वर्तमान में जो है तीन भागों में बट गया, जिसमें आता है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। सिंधु नदी के बारे में देखते हैं, तो जिसको इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। इसकी उत्पत्ति तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट वोखर्चु ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है, और यह हिमनद 31 डिग्री 15 मिनट से 80 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। तिब्बत में इसे सिंगी
खम्बान या शेरमुख कहा जाता है। लद्दाख व जस्कर श्रेणी के बीच लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बलिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है और पाकिस्तान में चीड़ के समीप दरकिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ श्योक, काबुल, खुर्रम, गोमल दाईं ओर से आकर मिलती है। जस्कर, सिगर, गिलगित और पंचनद में आता है सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। ये बाईं ओर से आकर इसमें मिलती है। सिंधु भारत में केवल लेह जिला में बहता है। ठीक है, यहाँ पर मानचित्र में आपको पूरा विस्तार से दे दिया गया है। अब इसके पंचनद के बारे में देखते हैं। झेलम, जिसे विस्ता भी कहते हैं, इसका उद्गम पीर पंजाल गिरिपद में स्थित बैरीनाग झील से हुआ है। बैरीनाग झरना से इसका हुआ है। झेलम और रावी पाकिस्तान में जंग के निकट, ठीक है, चिनाब नदी में मिल जाते हैं। तो इसके बाद आता है इसे किशन गंगा, जो कि झेलम की सहायक नदी है, पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। चिनाब, लाहौल में बड़लाचा दर्रे के दोनों ओर चंद्र और भागा नाम की दो नदियाँ निकलती हैं और ये दोनों नदी तांडी में मिल जाने के बाद चिनाब कहलाती है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रा से निकलता है। ये पंचनद में सबसे छोटा है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। ब्यास, जिसे बिपाशा भी कहते हैं, कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रा के ब्यास कुंड से निकलता है और कपूरथला के निकट हरिके नाम के स्थान पर सिंधु में मिल जाता है। सतलज, यह मानसरोवर के निकट रकास ताल से निकलता है। ये रकास ताल हो जाएगा, यहाँ पर रकास ताल से निकलता है। स्पीति नदी प्रमुख सहायक नदी है इसकी। स्पीति नदी जो है इस सतलज की प्रमुख सहायक नदी है। यह एकमात्र प्रवर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणी को अपराधित कर प्रवाहित होती है। हिमालय की 3 श्रेणियाँ जो पहले पढ़ ली हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, इस तीनों को अपराधित करके प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। पूर्ववर्ती नदी क्या होता है? तो वह नदी जो उत्थिल भूभाग को काटकर बहता है तथा अपने मार्ग को यथावत बनाए रखता है, पूर्ववर्ती नदी कहलाता है। सिंपल भाषा में देखा जाए कि हिमालय की उत्पत्ति के पहले यह नदी प्रवाहित हो रही थी और अब भी अपनी दिशा को बनाए हुए प्रवाहित होती है, तो इसे हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी में 3 नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है।